व्हाट्सअप गाइस, क्यों यूरोप में बैन हुई सिटीजन विजिलेंटे @मूवी बैन। अरे भाई क्या हुआ है? सुनने में तो आया था कि एक मूवी है शायद से उसको बैन कर दिया। क्या है पूरा मामला आज रौनक बताएंगे, डिटेल के अंदर करेंगे, साथ में एंजॉय 1 2 3 गो। And those in power accused of allowing crime to flourish unchecked. एक ऐसी फिल्म आई है जिसको लेकर पूरी दुनिया में बवाल मचा हुआ है। नाम है सिटीजन विजिलेंट। कुछ लोग सिटीजन विजिलेंटी भी बोल रहे हैं, विजिलेंटे भी बोल रहे हैं, लेकिन इस फिल्म को लेकर इतना बवाल है कि फिल्म को जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस सहित पूरे यूरोप में बैन कर दिया गया है। ये मामला है क्या, समझते चलिए। Do you want justice? सिटीजन विजिलेंटी एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसकी कहानी एक ऐसे आदमी माइकल सैंडर्स के इर्द गिर्द घूमती है जो लॉ एंड ऑर्डर के चरमराने से परेशान हो गया है और खुद जस्टिस करने निकल पड़ता है। याद है आपको अमिताभ बच्चन की एक शहंशाह मूवी थी जो अंधेरी रातों में निकलकर लोगों को पुलिस वाला होता है ना, वैसे ही ये सिटीजन विजिलेंट है जो उन माइग्रेंट्स और भ्रष्ट अधिकारियों को निशाना बनाता है जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में। बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर की तरह ही सिटीजन विजिलेंटी भी अपनी एग्रेसिव और तीखी पॉलिटिकल पॉइंट्स के कारण चर्चा में। जिस तरह भारत में धुरंधर ने आतंकवाद के खिलाफ एक बेहद कड़ा और नेशनलिज्म वाला रुख दिखाया था, ठीक उसी तरह ये फिल्म भी यूरोप और स्पेशली यूके के मौजूदा सोशो पॉलिटिकल माहौल में एक बड़ा मुद्दा बन गई है। ये फिल्म कानून को अपने हाथ में लेने वाले एक नायक की कहानी के जरिए एक खास पॉलिटिकल नैरेटिव को हवा दे रही है, जिसके चलते इसे ब्रिटेन और यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में एक एक्सप्लोसिव सिनेमैटिक क्राफ्ट माना जा रहा है। इस फिल्म को जर्मनी और यूरोप के कई हिस्सों में ऑफिशियली एज रेटिंग देने से इनकार कर दिया गया है, जो कि प्रैक्टिकली इस पर बैन लगाने जैसा ही है। जब रेटिंग ही नहीं मिलेगी तो स्क्रीन पर दिखाएंगे कैसे? लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यानी ट्विटर पर यह पूरी की पूरी फिल्म ही रिलीज कर दी गई है। सेंसर बोर्ड का मानना है कि फिल्म में दिखाई गई एक्सेसिव वायलेंस और कानून को हाथ में लेने की ट्रेंड से समाज में अशांति फैल सकती है। अधिकारियों के अनुसार फिल्म की कहानी और इसके डायलॉग्स माइग्रेंट्स के खिलाफ नफरत और हिंसा भड़काते हैं। फिल्म में कुछ ऐसे सेंसिटिव सीन्स का फिल्मिंग किया गया है जो कि रिलीजियस एंड सोशल हार्मनी को बिगाड़ सकता है, ऐसा लोग कह रहे हैं। पर दोस्तों, जो फिल्म के सपोर्टर्स हैं उनका लॉजिक है कि सिटीजन विजिलेंटी भले ही एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन ये यूरोप की उस जमीनी हकीकत को दर्शाती है जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया अक्सर नजरअंदाज करती है। पिछले कुछ सालों में इलीगल इमिग्रेशन और कल्चरल टकराव के कारण लोकल सिटीजन्स और माइग्रेंट्स के बीच टेंशन बढ़ी है। कई यूरोपीय देशों में क्राइम रेट्स में ग्रोथ और कानून व्यवस्था के कमजोर होने की चिंताओं ने आम नागरिकों को सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी वहां पैदा की है। फिल्म के क्रिटिक्स और थिंकर्स का एक वर्ग मानता है कि लिबरल पॉलिसीज और बिना किसी कंट्रोल के हो रहा इमिग्रेशन यूरोप की ट्रेडिशनल कल्चर और पहचान और उसके आत्मा को खत्म कर रहा है। नहीं, ये चीज तो है, मैं मानूंगा। हमारे देखो कितना के डर से जूझ रहे हैं। सिनेमाघरों और ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से बैन होने के बावजूद ये फिल्म एक बड़े सोशल मूवमेंट का रूप ले चुकी है। जब इस फिल्म को बैन करने की कोशिश की गई तो इलॉन मस्क ने अपने प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर पर 48 घंटों के लिए फ्री स्ट्रीमिंग के लिए इसे रीपोस्ट कर दिया। इलॉन मस्क की इस कदम ने फिल्म को रातों रात करोड़ों लोगों तक पहुंचा दिया। कई लोगों ने इस बैन को सेंसरशिप और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर हमला करार दिया। लोगों का मानना है कि सरकारें उन कड़वे सच को दबाना चाहती है जो ये फिल्म दिखाती है। ये फिल्म अब केवल एक एंटरटेनमेंट का साधन नहीं रही है, बल्कि उन ऐसे तो और मार्केटिंग कर दिया आपने मूवी की। सिंबल का प्रोटेस्ट बन चुकी है जो अपनी सरकारों के माइग्रेंट्स नीतियों से नाखुश हैं। दोस्तों, यूरोप के कई देशों में अनकंट्रोल्ड या इलीगल इमिग्रेशन ने वहां की कानूनी और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पर दबाव डाला है। यूरोपीय यूनियन की सीमाओं पर पहुंचने वाले कई माइग्रेंट्स के पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स या पासपोर्ट नहीं होते, यानी एक तरीके से उन्हें इलीगल इमिग्रेंट्स भी कहा जा सकता है। कई मामलों में लोग अपनी नेशनलिटी वहां छुपाते भी हैं ताकि उन्हें वापस भेजा ना जा सके। इससे सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए उनके बैकग्राउंड की जांच करना और आपराधिक रिकॉर्ड का पता लगाना बेहद डिफिकल्ट हो जाता है। यूरोप के ट्रेडिशनल लॉ, इंडिविजुअल लिबर्टी, जेंडर इक्वालिटी और फ्रीडम एक्सप्रेशन पर ये बेस्ड है। कुछ माइग्रेंट ग्रुप्स के बैकग्राउंड और उनके कड़े रिलीजियस एंड कल्चरल नॉर्म्स पर इन यूरोपीय कानूनों के साथ सीधे टकराव में आते हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, फोर्स्ड मैरिज एंड सोशल आइसोलेशन जैसी कानूनी समस्याएं बढ़ती हैं। ग्रूमिंग गैंग स्कैंडल। दोस्तों, ब्रिटेन में जो ग्रूमिंग गैंग्स का मुद्दा है वो सबसे दर्दनाक और चौंकाने वाले कानूनी खुलासों में से एक रहा है ब्रिटेन के इतिहास में। वहां के कई शहरों में हुए ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशंस में सीरियस फैक्ट सामने आए हैं। 2014 की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि प्राइमरली ब्रिटिश पाकिस्तानी मूल के पुरुषों के ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ने हजारों की तादाद में कम उम्र की लोकल ब्रिटिश लड़कियों, जो कि अक्सर कमजोर या केयर होम्स में रहने वाली होती हैं, उन्हें बहला फुसलाकर नार्कोटिक सब्सटेंस देकर उनका सीरियस एक्सप्लॉयटेशन किया है। सबसे बड़ा खुलासा यह था कि लोकल पुलिस, सामाजिक कार्यकर्ताओं और काउंसिल अधिकारियों को इसके साइंस मिलने के बावजूद उन्होंने सालों तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। रिपोर्ट्स के अनुसार अधिकारी इस डर से कार्रवाई करने से कतराते रहे कि उन्हें रेसिस्ट या इस्लामोफोबिक न मान लिया जाए। पॉलिटिकल करेक्टनेस के चक्कर में विक्टिम्स की सुरक्षा को नजरअंदाज किया गया। अदालतों से आरोपी बरी किए जाते रहे और इन खुलासों के बाद ब्रिटेन में कानून लागू करने वाली एजेंसियों का भारी क्रिटिसिज्म हुआ और बाद में होम ऑफिस ने ऐसे गैंग्स पर नकेल कसने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स ऑर्गेनाइज किया और जांच के तरीकों में बड़े बदलाव किए। These gangs of people that are grooming young girls for sex
Do we actually have those in London? फाइनेंशियल, डेमोग्राफिक और सिक्योरिटी रिलेटेड आंकड़े ये बताते हैं कि यूरोप इस समय गहरे स्ट्रक्चरल क्राइसिस से गुजर रहा है। जर्मन पुलिस के क्राइम आंकड़ों के अनुसार हाल के सालों में वायलेंट क्राइम्स में अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ देखी गई है। अक्यूज्ड में गैर जर्मन नागरिकों का रेशियो उनकी कुल जनसंख्या हिस्सेदारी की तुलना में काफी अधिक पाया गया है। कभी दुनिया के सबसे सिक्योर देशों में शुमार स्वीडन आज यूरोप में गैंग, गन और वायलेंस और बम धमाकों के गंभीर क्राइसिस से जूझ रहा है। स्वीडन की पुलिस और सरकार ने एक्सेप्ट किया है कि यह संकट बड़े पैमाने पर हुए अनकंट्रोल्ड माइग्रेशन, इनफैक्ट इलीगल माइग्रेशन और उसके बाद पैदा हुए नो गो जोन्स यानी पैरेलल सोसाइटी से जुड़ा है। यहां पर इन इलीगल इमिग्रेंट्स ने ऐसा इलाका बना लिया है, ऐसा जोन, ऐसा स्पेस क्रिएट कर लिया है जहां पर जल्दी आम लोग या पुलिस घुस नहीं सकती। ऐसा माहौल बन चुका है। बताइए दोस्तों, ऐसे कई सारे देश हैं जिनको आज हम जैसे जानते हैं वो पहले ऐसे नहीं थे और आज उनकी पूरी आइडेंटिटी बदल चुकी है। इलीगल इमिग्रेंट्स ने जिन देशों की पूरी आइडेंटिटी ही बदल दी है उनमें से एक है लेबनान, जो मिडिल ईस्ट का एक छोटा सा देश है। 20वीं सदी के बीच अपनी एक बेहद अलग पहचान रखता था। इसे मिडिल ईस्ट का पेरिस कहा जाता था क्योंकि ये फाइनेंशियल, कल्चरल और सोशली बेहद समृद्ध और आधुनिक था। लेकिन 1948 और 67 के अरब इजराइल युद्धों के बाद पड़ोसी देशों से लाखों की संख्या में शरणार्थी और इमिग्रेंट्स लेबनान में दाखिल हुए। इस अचानक हुए डेमोग्राफिक शिफ्ट ने वहां के नाजुक पॉलिटिकल और धार्मिक बैलेंस को बिगाड़ दिया। 1932 की जनगणना के अनुसार लेबनान एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी देश था जहां ईसाई और मुसलमानों की आबादी का संतुलन था और देश का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा इसी आधार पर बना था। बड़े पैमाने पर हुए इलीगल इमिग्रेशन और इमिग्रेंट्स के इंटरनल पॉलिटिक्स में दखल के कारण 1975 में वहां एक भयानक सिविल वॉर छिड़ा जो 15 साल तक चला। आज लेबनान की पहचान पूरी तरह बदल चुकी है। ईसाई आबादी 30 से 35% से अल्पसंख्यक हो गई है और देश दशकों से गहरे फाइनेंशियल और पॉलिटिकल क्राइसिस से जूझ रहा है। लेबनान की तरह ही साइप्रस ने भी स्ट्रगल किया है और आज उसकी पुरानी आइडेंटिटी पर खतरा है। मेडिटेरेनियन सी में स्थित यह खूबसूरत द्वीप देश ऐतिहासिक रूप से ग्रीक संस्कृति और ईसाई पहचान का सेंटर हुआ करता था। 15वीं सेंचुरी में ऑटोमन साम्राज्य के कंट्रोल के बाद वहां टर्की मूल के लोगों का इमिग्रेशन शुरू हुआ। लेकिन मॉडर्न टाइम में 1974 में टर्की के मिलिट्री अटैक के बाद बड़े पैमाने पर प्राइमरी लैंड टर्की से माइग्रेंट्स और सेटलर्स को साइप्रस के उत्तरी हिस्से में बसाया गया। इस आर्टिफिशियल और अनकंट्रोल्ड माइग्रेशन ने साइप्रस को हमेशा के लिए दो हिस्सों में बांट दिया। उत्तरी हिस्सा पूरी तरह से तुर्क और मुस्लिम पहचान में बदल गया और दक्षिणी हिस्सा ग्रीक और क्रिश्चियन रह गया। बाहर से आए इलीगल इमिग्रेंट्स के कारण आज उत्तरी साइप्रस की डेमोग्राफी इतनी बदल चुकी है कि वहां के मूल साइप्रस और टर्की के लोग ही माइनॉरिटी महसूस कर रहे हैं। इसी तरह दोस्तों यूरोप के भी आज बड़े बड़े देश बस उसी खतरे को देख रहे हैं जो इन सारे रीजन में हुआ है। यही वजह है कि वहां की पॉलिटिकल क्लास के खिलाफ वहां की जनता खड़ी होने लगी है। आज लंदन के अंदर ये बदलाव साफ दिखते हैं। आज यूके की राजधानी लंदन, फ्रांस की राजधानी पेरिस या जर्मनी के फ्रैंकफर्ट जैसे शहरों की डेमोग्राफी ऐतिहासिक रूप से बदल चुकी है। ऑफिशियल आंकड़ों के अनुसार लंदन की लगभग 37% से अधिक आबादी अब विदेशों में पैदा हुई है। कई पश्चिमी शहरों में ईसाई धर्म या ट्रेडिशनल यूरोपीय पहचान की बजाय एक मल्टी कल्चरल और मल्टी रिलीजियस समाज बन चुका है। इन देशों के ट्रेडिशनल खान पान और पहनावे पर माइग्रेंट्स के कल्चर का गहरा असर पड़ा है। ब्रिटेन का नेशनल डिश आज चिकन टिक्का मसाला माना जाता है जो इस कल्चरल बदलाव का एक बड़ा सिंबल है। माइग्रेंट्स की दूसरी और तीसरी पीढ़ी अब इन देशों के टॉप पॉलिसी मेकर्स के ऑफिसेस तक पहुंच चुकी है। स्कॉटलैंड के पूर्व फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ और अमेरिका की न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। ये इस बात का सबूत है कि इन देशों की पॉलिटिकल पहचान अब केवल उनकी मूल नस्ल तक सीमित नहीं रही है। प्रवासियों की बड़ी आबादी अब चुनावों में एक डिसाइसिव रोल प्ले करती है। इसके कारण इन देशों में दो तरह की पॉलिटिकल धाराएं बन गई हैं। एक वो जो इमिग्रेशन का सपोर्ट करती हैं और दूसरी वो जो अपनी मूल पहचान खोने के डर से इस इलीगल इमिग्रेशन का कड़ा विरोध करती हैं, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी और स्वीडन में देखा जा रहा है। इसलिए जो फिल्म आई है जिसके ऊपर इतना बवाल मचा हुआ है, ये फिल्म सिर्फ एक हवा है जिसके पीछे वो गुस्सा छिपा है, एक ऐसा गुस्सा जो हर यूरोपीय मूल नागरिक के अंदर भरा हुआ है। सवाल ये है कि क्या इसका भी नतीजा सिविल वॉर में तब्दील होगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करिएगा। और हाँ, इस फिल्म को क्या आपने सोशल मीडिया पर देखा, इसके क्लिप्स देखे, कौन सा क्लिप आपको बहुत ज्यादा हार्ड हिटिंग लगा उसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। ये वीडियो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। जय हिंद। देखी नहीं है मैं, लेकिन हाँ ये जब मैं टाइटल पढ़ा ना तो मेरे को किसी ने बोला था कि यार इस टाइप की मूवी आई है, या बोला था या कुछ रील पे ही स्क्रॉल करते टाइम है, तब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब वीडियो आई तो मैंने कहा कुछ बड़ा ही मामला हो सकता है। और ये चीज देखना, जब आप ऐसे किसी मूवी पे बैन लगाते हो तो उसकी मार्केटिंग कहीं ना कहीं आप खुद ही कर देते हो। और ये चीज भी है देखना, तब वो ज्यादा देखी जाती है। और हर देश की सबसे बड़ी समस्या इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं। हमारे यहाँ कितने सालों से भाई बांग्लादेश से, तारों के नीचे से कह लो, कैसे कह लो, पता ना किस किस तरीके से वो घुसे थे। अब जिस तरीके से सरकार ने मुहिम छेड़ी है हटाने के लिए, आपको समझना पड़ेगा। आपका रोजगार, आपकी पहचान, आपके इलाके का माहौल सब चेंज हो जाता है दोस्तों जैसे ही इलीगल माइग्रेंट्स बढ़ते हैं वो, क्योंकि वो आपके जैसा उनका बोलने का तरीका नहीं होगा, लहजा नहीं होगा जो ओवरऑल एक इलाके का होता है। जैसे एग्जांपल, आप इंग्लैंड चले गए आप अचानक से,
ठीक है, अचानक से आज से 10-12 साल पहले इंग्लैंड चले गए, वहाँ ज़्यादातर मेजोरिटी आपको ब्रिटिशर्स दिखेंगे, इंग्लिश बोलने वाले, उस तरीके से आपको ऐसा लगेगा ऑड वन आउट काइंड ऑफ, कि मतलब मे बी आप अभी आप नए अलग हो, ये अलग है। लेकिन अब क्या होता जा रहा है वहाँ पर भी आप देखोगे ना कि मिक्स हो गया है सब कुछ ही, और ये चीज़ कहीं ना कहीं एंड ऑफ द डे एक पहचान कहीं ना कहीं देश की खत्म हो जाती है, पहचान से भी ज़्यादा एक रिस्क हो जाता है, क्योंकि जो वहाँ पर इलीगली आ रहे हैं तो मतलब फाइनेंशियली तो कुछ लेके नहीं आ रहे, फाइनेंशियली वैसे ही वीक है वो। और जब फाइनेंशियली वीक होते हैं तो भाई आप एकदम से रोजगार मिलता नहीं, और हर एक कितना कैपेबल होता नहीं है जो इलीगली आ रहा है कि वो पढ़ा लिखा भी हो, तो क्राइम ये सब चीज़ें बढ़ती हैं। और जो कि समझने वाले समझ रहे हैं चीज़, और वहाँ के लोग भी अब समझ रहे हैं चीज़। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो भाई, इलॉन मस्क भी तगड़ा आदमी हो, कहते हैं लो दे, कर दी। हाँ मिलते हैं साथ, बाय, टेक केयर।